मैं अगर जीत गया, नहीं भी जीता, तो मैं ये प्रयास करूंगा कि पुलिस वाले ऐसे लोगों को जो अपने घर में 2-4 बोतल बनाते हैं अपने मेहमानों के लिए, ऐसे उत्सव में उनको भी पुलिस प्रताड़ित करती है, पुलिस वहां नहीं जाएगी। ये आयुष्मान कार्ड क्या कार्ड है साहब? 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना दिए, क्यों? 50,000 रुपए का इलाज भी नहीं होता और 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए निकल। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आप चुनाव लड़ने वाले हैं और अब आप इसकी घोषणा भी औपचारिक रूप से कर रहे हैं मीडिया के सामने, तो कहीं न कहीं हम ये जानना चाहेंगे कि अंबिकापुर के जो लोग हैं या सरगुजा के जो क्षेत्रवासी हैं या छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उसके लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान? और मुझको लगता है कि अब जो वर्तमान प्रत्याशी हैं और सह मंत्री हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी जो है, हाईकमान जो है, उनको टिकट नहीं देगी। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN 24 की विशेष खबर में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम नवंबर 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और कहीं न कहीं 1 साल के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हों। लगातार उनके नेता जो है अपने अपने क्षेत्रों में दौरा शुरू कर चुके हैं, जिससे कि वे जनता की समस्याओं को जान सकें, जनता के लिए लुभावने वादे ला सकें और फिर से जो है छत्तीसगढ़ में सरकार जो है बना सकें। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के अंबिकापुर शहर में एक अजीब सी सुगबुगाहट शुरू हो गई। जी हाँ, एक पार्टी के एक नए चेहरे ने लोगों के मन में एक उत्सुकता ला दी है और उत्सुकता के साथ ही लोगों के बीच में ये कोलाहल है कि ये जो नया चेहरा है, ये किस तरीके से अंबिकापुर की, सरगुजा की और छत्तीसगढ़ की राजनीति में बदलाव लाने वाला है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चेहरे की जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार लंबे समय से साहित्य और विभिन्न क्षेत्रों में उनका विशेष योगदान रहा है और उसके बाद अब वे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और राजनीति में अपना जो है योगदान देने वाले हैं। हम उनसे मुखातिब होंगे, उनसे जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के और अंबिकापुर के जो मतदातागण हैं, उनके लिए उनके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके कारण बड़ी बड़ी पार्टियां भी आज सत्ता में आने को विवश हो गई हैं। हमारे साथ हैं आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी, जिनके बारे में मैं आपको बताऊं कि लंबे समय से ये पत्रकार भी रह चुके हैं और साहित्यकार भी हैं। लगातार अपने लेखनी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नींद हराम किए हुए हैं और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के लिए जनता के जो नए सवाल होते हैं, जनता की जो मांगे होती हैं, उन्हें उठाते रहते हैं। हम उनसे जानेंगे कि अब अचानक से राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने का क्या विचार बना और ये सारी चीज़ें किस तरह के सामने आ पाई हैं। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझको राजनीति से कोई लगाव कभी नहीं रहा है। मैं शुद्ध रूप से अपना पत्रकारिता जीवन शुरू किया और सन 80, 78, 79 से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया और अभी तक मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में ही हूँ। और अचानक मुझको 1.5 महीना पहले कुछ ईश्वरीय आभास हुआ कि दिग्विजय सिंह तोमर जी, जो बड़े बड़े पार्टियां हैं इस क्षेत्र में, वो जनता का हित नहीं कर रही हैं। और सबसे बड़ा शौक हमको लगा जब एक बहुत बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता जब कोयले खदान को लेके जो आंदोलनरत हमारे आदिवासी भाई थे और हम लोग भी थे उसमें, उसको लेके वहाँ जाके उन्होंने श्रेय लेना चाहा कि एक भी अब पेड़ नहीं कटेगा और सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा अपने छाती में, उसके बाद ही कोई बात होगी। उसके बाद जब वो पेड़ कटने लगा अचानक 1.5-2 महीना बाद, तो नेताजी कहीं दिखे नहीं। तो शौक लगा हमको कि हम लोग को झांसा दे गए, आम आदमी को, आम जनता को झांसा दे गए और ठगे गए हम लोग। तो ईश्वरीय आभास भी हुआ और तत्कालीन परिस्थितियां भी कुछ दिख रही हैं और पुरानी परिस्थितियां भी दिख रही हैं। वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी पार्टियां बड़े लोगों की सेवा कर रही हैं, उनसे वंचित वर्गों की सेवा नहीं हो रही है। हम लोगों ने हॉस्पिटल में एक प्रकरण आया था जो आप सभी को जानकारी है। एक
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले में 50,000 रुपया मांगा गया था। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, सड़क पे आए, भिक्षा भी मांगे हम लोग। तो ठीक है, राजनीतिक जीवन में मैंने अभी कदम रखा है, लेकिन इसके पहले समाज सेवा के रूप में हम लोगों ने कई काम किए हैं। यहाँ से लेके कुसमी सामरी में भी जाके हम लोगों ने काम किया है, और जो लोगों ने, बड़े बड़े पार्टियों ने और पूंजीपतियों ने जो लोगों की ज़मीनों को लूट लिया, उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। जनता दल यूनाइटेड जो है, ये कोई नया चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार जी इसके बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और प्रदेश में मातामणि तिवारी जी हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझको संभाग का दायित्व दिया गया है, सरगुजा संभाग का। 14 विधानसभा में मुझको काम करना। छत्तीसगढ़ में 2 स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। उसके अलावा भी अभी आम आदमी पार्टी भी कहीं न कहीं दम भर रही है। उसके अलावा कुछ और भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि एक नई पार्टी जो अभी छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं है, उसको यहाँ पर लेके आना, क्या आप लोगों की उद्देश्य है, क्या मंशा है, और क्या इसके पीछे की सोच है? देखिए, 2 बड़ी पार्टियां जिनका आपने नाम लिया, बिल्कुल सही बात है। तीसरी भी पार्टी है, तीसरी, चौथी, पांचवी पार्टियां भी हैं जो क्षेत्रीय हैं। गोंडवाना पार्टी भी एक है, बसपा भी है, और सबके अपने अपने विचार हैं। और मैंने देखा, ये पाया कि ये सब जो है जातिगत राजनीति कर रही हैं। जातिगत वोटरों को अपने क्षेत्र में, अपने को आंक रही हैं कि हमारे पास कितने वोट्स हैं। जनता की जनसेवा के रूप में जाति विहीन राजनीति नहीं कर रही हैं। बड़ी पार्टियां भी हैं, वो भी कुछ गिने चुने लोगों के वंशवाद पे चल रही हैं, कुछ पूंजीपतियों के साथ चल रही हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे वंचित वर्ग के लोग हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले 4-5 साल से शराब दुकान को हटाने के लिए गंगापुर में 4-5 साल से महिलाएं, हमारी बहनें अथक प्रयास किया, जी तोड़ मेहनत किया, कांग्रेस और बीजेपी और भी पार्टियों के नेताओं से। चुनाव के समय में, जैसे उनका कहना है, चुनाव के समय में महाराज टी.एस. सिंहदेव आए थे वोट मांगने के लिए। उस समय उन्होंने वादा किया था कि हम जो है शराब दुकान यहाँ से हटवा देंगे। वो वादा भी ख़त्म हो गया साहब। उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया, शराब दुकान हटाने के लिए। ठीक है, सत्ता पार्टी कहती है कि हमारी आवाज़ नहीं है, विपक्ष की आवाज़ है, लेकिन प्रशासन विपक्ष की आवाज़ को मानना नहीं है। आपको ये संकेत रहता है, इसलिए हम लोग सफल नहीं हुए। लेकिन आंदोलन हमारी बहनों ने जो किया, हम लोगों ने जो किया, वो सफल आंदोलन रहा है। तो ये जो वंचित वर्ग हैं, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, जाति से अलग, धर्म से अलग, उसके लिए हमको काम करना है। जैसा कि अभी हमारी बात हुई कि विभिन्न स्थापित पार्टियां भी यहाँ पर हैं, ज़रूरी ये भी है कि कहीं न कहीं आपको उनके तरफ से भी किसी प्रकार का ऑफ़र रहा होगा अपना जो है वो पार्टी ज्वाइन करने का, पर उसके बावजूद आपने एक नई पार्टी को चुना। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप जैसे पहले आपने कहा कि मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र से काफ़ी अपनी लेखनी के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के बारे में या पार्टियों के बारे में हमेशा जनता के हित में आवाज़ उठाता रहा है। तो राजनीतिक पार्टियों से मुझको ऑफ़र नहीं मिला है अभी तक। वो जानते हैं मेरे नेचर को, मेरे लेखनी को, और मुझसे वो दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं जनता की एक आवाज़ हूँ, और जनता की आवाज़ के लिए ही मैं अभी तक लिखता रहा हूँ। मेरे ऊपर आरोप लगता है कि आप फलाने के विरुद्ध में आप लिखते हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं लिखता हूँ। हम लोग पत्रकार हैं। जनता की बातों को जो हम सुनते हैं, उसको हम जन समाज के सामने, हम सत्ता के सामने हम रख देते हैं अपनी अपनी शैली से। अब पत्रकारिता के माध्यम से हमने देखा कि हम लोग जो सेवा करते हैं पत्रकारिता से, वो उतना कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मीडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विवश रहते हैं प्रशासन का विरोध नहीं करने का। जनता की आवाज़ को रखने में थोड़ी सी उनको परेशानी होती है, क्योंकि नौकरी पेशा करने वाले लोग होते हैं जी। तो हमने ये समझा कि राजनीति में एक संगठन होता है, और संगठन कहते हैं कि संगठन ही शक्तिशाली होता है। तो लेखनी तो हमारी रहेगी ही, और राजनीति में आने से हमको जो संगठन की शक्ति मिलेगी, तो हमारे पास कई शक्तियां आ जाएंगी, और इससे हम जनता की सेवा अच्छे तरीके से करेंगे जी। तो जैसा कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, और अब आप इसकी घोषणा भी औपचारिक रूप से कर रहे हैं मीडिया के सामने, तो कहीं न कहीं हम ये जानना चाहेंगे कि अंबिकापुर के जो लोग हैं, या सरगुजा के जो क्षेत्रवासी हैं, या छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उसके लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है? देखिए, चुनाव हम लड़ेंगे तभी जब हमारा समझौता कांग्रेस के साथ होगा, और निश्चित रूप से समझौता होगा छत्तीसगढ़ में।
90 सीट में हम 60 सीट उनको देंगे और 30 सीट हम अपने लिए लेंगे। अब ये हमारे जो प्रांत स्तर के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि हमको जीत के जाना है, हारने के लिए नहीं आया हूँ। और हम जीतेंगे तभी जब हम समझौता सीट से लड़ेंगे। हमारा प्रत्याशी वहीं से लड़ेगा जहाँ से कांग्रेस हमको सपोर्ट करेगी। और निश्चित रूप से अंबिकापुर का सीट एक ऐसा है जो चर्चित है पूरे छत्तीसगढ़ में। और मुझको लगता है कि अब जो वर्तमान प्रत्याशी हैं और सह मंत्री हैं उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी जो है, हाईकमान जो है, उनको टिकट नहीं देगी। वो चाहेंगे कि उनको टिकट नहीं मिलेगी तो उनके कोई वंशज को मिले या उनके कोई डमी कैंडिडेट को मिले। फिर भी हमारा प्रयास होगा और उनके विरोधी का जो प्रयास होगा उससे मुझको उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ से हमको समर्थित करेगी। और इस स्थिति में हम जनता दल यूनाइटेड के जो तीर हमारा निशान है उससे हम चुनाव लड़ेंगे और जीत हार अपनी जगह पे है। जनता की आवाज़ को हम अच्छे तरीके से रखेंगे। अब आपने जो पूछा कि हमारे पास क्या मोटो है जी, तो सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड का पहला ही घोषणा है कि हम नशे के कारोबार, जिसमें प्रथम पंक्ति में शराब आता है, इसके कारोबार पे हम बंद करवाएंगे। पहला कारोबार शब्द कह रहा हूँ, घर में बना के जो शादी ब्याह में, जन्म उत्सव में जो हमारे आदिवासी कल्चर है या और लोगों का जो कल्चर है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उस पर रोक लगेगी। किसकी रोक लगेगी? पुलिस वाले उनको जो तंग करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जो पैसा उगाही करते हैं। मैं अगर जीत गया, नहीं भी जीता, तो मैं ये प्रयास करूँगा कि पुलिस वाले ऐसे लोगों को जो अपने घर में 2-4 बोतल बनाते हैं अपने मेहमानों के लिए, ऐसे उत्सव में उनको भी पुलिस प्रताड़ित करती है, पुलिस वहाँ नहीं जाएगी। ये मेरा प्रयास होगा। पहला तो ये है जी। दूसरा है महिलाओं को अधिक से अधिक हम लाएंगे अपनी पार्टी में जी। लोग घोषणा करते हैं कि हम 30%, 33% हम व्यवस्था दे रहे हैं, ठीक है, उनकी व्यवस्था है, लेकिन हम अधिक से अधिक 50 से ऊपर हम महिलाओं को अपने पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे और उनको हम सक्षम बनाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि जमीन माफिया सरगुजा संभाग में इतना सक्रिय है कि जाति बदल के, धर्म बदल के, पैसे दे के न दे के, अपने ताकत के बल पे जो ज़मीन ले रहे हैं, लूट रहे हैं, उसमें हम लोग अंकुश लगाएं। और उसमें एक अंकुश लगाने की हम लोगों ने जो सामरिक कुश्मी में जो हम लोगों ने आंदोलन किया था वो सफल भी रहा है। तो शक्ति आ जाने से हम भू माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाएंगे, शराब के कथित व्यापारियों पे अंकुश लगाएंगे, महिलाओं को आगे लाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे जनता का शोषण बहुत हो रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। हम अपने पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनेगा क्षेत्रीय स्तर पे, उस पर हम लाने की इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। हर का अधिकार होना चाहिए हर नागरिक को। ये आयुष्मान कार्ड क्या कार्ड है साहब? 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना दिए, क्यों? 50,000 रुपये का इलाज भी नहीं होता है और 5 लाख रुपये में से 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये निकल जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का एक साधन बना दिया गया है। तो इन सब बिंदुओं को हम उठाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क। आचार्य जी, वर्तमान सरकार में जो पत्रकार हैं वो भी बहुत प्रताड़ित रहे हैं। विभिन्न मामले हैं जिनमें जो है कहीं उनके ऊपर हमला हुआ है, कहीं उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, कहीं वो जेल में है, कहीं वो या तो वो बेल में है या तो वो जेल में है। तो आपकी सरकार अगर आती है या आप जब यहाँ पर जीत के आएंगे तो आप पत्रकार, चूँकि एक पत्रकार रहे हैं तो पत्रकारों की पीड़ा समझते हैं, उनके लिए आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, हमारी सरकार तो नहीं आएगी क्योंकि हमसे समर्थित, हमारी पार्टी के समर्थित सरकार बन सकती है जी। आपने जो पूछा, मैं भोपाल में जब पत्रकारों का एक सम्मेलन हुआ था जी। कोई सिसोदिया साहब थे जी। आपके क्या बोलते हैं इसको, श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष। तो मुझको भी जाने का अवसर मिला था। ये सन तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन ये मुझको लगता है 85-86 के आसपास का होगा। उस सम्मेलन में जो पत्रकार संबोधन कर रहे थे उसमें मुझको भी संबोधन करने का अवसर मिला।
मेरा मानना है, मैं उस बात को रखा था वहाँ पे कि पत्रकार के किसी एक परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। दूसरा, पत्रकार को बीमा सरकार के द्वारा कराया जाना चाहिए पत्रकार के जी। तीसरा, एक नौकरी हो गया, एक बीमा हो गया। सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है पत्रकारों के ऊपर, ये जो माफिया एक शब्द है जी। भू माफिया हुआ, शराब माफिया हुआ, आजकल रेत माफिया भी आ गए हैं, ऐसे कई माफिया हैं, इनसे ही पत्रकारों को सबसे अधिक खतरा है जी। और दूसरा खतरा होता है पुलिस से। तो इन खतरों को हम लोगों ने झेला है, हमारे भाई भी झेल रहे हैं और भविष्य में भी झेलेंगे। तो इनसे बचाने के लिए हम ये प्रयास करेंगे कि एक तो पत्रकार की परिभाषा, सरकार जो है, सरकार की नज़र में जो पत्रकार की परिभाषा है जी। किसी भी आवाज़ को पत्र और किसी भी माध्यम से जो आवाज़ को उठाया जा रहा है सार्वजनिक हित में पॉजिटिव रूप में, वो सारे आवाज़ को पत्रकार के रूप में परिभाषा में आनी चाहिए। तो इन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हम ये सब प्रयास करेंगे कि माफिया को जो सरकार का समर्थन प्राप्त होता है, पुलिस का समर्थन प्राप्त होता है, इसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएंगे। और जैसे मैंने पहले बोला था, फिर से रिपीट कर देता हूँ, पत्रकार के एक परिवार को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, पत्रकार का बीमा होना, सरकारी बीमा होना चाहिए, उसके जीवन बीमा होना चाहिए और स्वास्थ्य वगैरह का जो लाभ मिलना चाहिए। चलिए। आचार्य जी, एक तरफ आपका ये कहना है कि आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार है उसकी नीतियों से आप सहमत नहीं हैं, कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां पर आपकी पार्टी का समर्थन करेगी वहीं से आप चुनाव लड़ेंगे। इन बातों विरोधाभास क्यों दिख रहा है? राजनीति में समीकरण चुनाव को लेकर बनता है, सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, बहुत सारे बिंदुओं को समझौता करना पड़ता है। अब हमारा जो हाईकमान है उसका अपना मैनिफेस्टो है। जैसे बिहार की जो सरकार है उसका पहला ही मैनिफेस्टो में है कि हम शराब बंद करेंगे, अब बंद करवा दिया। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने कहा था, वादा किया था, मैनिफेस्टो में भी डाला था उसने घोषणा पत्र में कि हम शराब बंद करेंगे, लेकिन वादा खिलाफी किया। तो पूर्व नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में सरकार कैसे बनेगी ये रणनीति तैयार किया जाता है और ये परिस्थितियां बताती हैं कि आपस में समझौता करना पड़ा, इसलिए हम लड़ेंगे उनके साथ। तो ये थे आचार्य विजय सिंह तोमर, जो कि जनता दल यूनाइटेड से विधायक प्रतिनिधि के तौर पर हमारे सामने हैं और इन्होंने अपनी बातें रखी। कहीं न कहीं एक वरिष्ठ जानकार इंसान के राजनीति में आने से कहीं न कहीं सुगबुगाहट तो है। कई पार्टियों के अंदर ये बात चल रही है कि इनसे जो है टक्कर लेना कहीं न कहीं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। लगातार हम अपने चैनल में ये जो चुनावी रणनीति जो चल रही है, चुनावी जो माहौल है, उसमें लगातार जो ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति को, अंबिकापुर सरगुजा की राजनीति प्रभावित करेंगे, हम उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे ताकि आपको अपना नेता चुनने में बिल्कुल भी संदेह ना